नमस्कार, मैं हूं अशिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। आज सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते एनपीए की, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे अगर आम भाषा में अगर कहा जाए तो डूबते हुए कर्ज के, जिसे लेकर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है। मूडीज का मानना है कि अगर भारत अपने बैंकिंग सेक्टर के एनपीए को जल्द ही कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले समय में देश में संकट के बादल मंडरा सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग पर भी असर पड़ सकता है। बता दें कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, जो समय समय पर अलग अलग देशों की रेटिंग करती है अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर। और इस वक्त बैंकिंग सेक्टर, जो भारत का बैंकिंग सेक्टर है, उसे लेकर इसने चिंता जाहिर की है। इसका कहना है कि पब्लिक सेक्टर में खास करके जिस तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जुड़े केसेस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी डूबते हुए कर्ज के आंकड़े बढ़ रहे हैं केसेस के, तो ऐसे में यह चिंता का सबब बनता चला जा रहा है, न केवल बैंकिंग सेक्टर के लिए बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है। तो आंकड़ों की जुबानी अगर बात करें तो एनपीए का सबसे बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट कर्ज का है। वित्त वर्ष 2014-15 में 441 गैर वित्तीय कंपनियों का कुल कर्ज 28 लाख करोड़ के करीब था। ये सभी 654 गैर वित्तीय कंपनियों के कुल कर्ज का लगभग 98% है। 10 बड़ी कंपनियों के पास बैंकों का 7.32 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। बैंक कर्ज को बचाने के लिए कुछ कंपनियों द्वारा खुद को दिवालिया घोषित करने के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जुड़े हुए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कर्ज का मर्ज लगातार गहराता चला जा रहा है। आखिर क्या कुछ है इस वक्त सिचुएशन देश में, इसे समझते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। भारत में बैंकों की बैलेंस शीट भले ही प्रतिवर्ष लाभ दर्शाती हो, लेकिन डूबते खातों के आंकड़ों को सिलसिलेवार देखा जाए तो 1.25 करोड़ आबादी वाले देश के केवल 30 रसूखदारों के ऊपर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। देश में बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति में वृद्धि और घटते मुनाफे के कारण बैंक खतरे में चल रहे हैं। जी हाँ, सरकार की जनधन और बैंक खातों में सीधे लाभ स्थानांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाना जरूरी है। पर अभी बैंकिंग के विस्तार में बड़ी समस्या तो बढ़ता एनपीए है। सवाल ये है कि इन बैंकों की ऐसी दशा कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। हकीकत तो ये है कि बैंक आज पूंजी के लिए बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों से कर्ज के मोहताज हैं। ये एक नए तरह के संकट का भी आगाज है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मुताबिक जब कोई ऋण लेने वाला 3 महीने से ज्यादा समय तक अपनी किस्त नहीं चुकाता है तो उसका ऋण एनपीए घोषित कर दिया जाता है। आंकड़ों की भाषा में भारत में खराब कर्ज के मर्ज में साल 2010 से 15 के बीच 5 गुना वृद्धि हुई। फंसे कर्ज में इस्पात, कपड़ा, ऊर्जा, चीनी, एल्यूमीनियम और निर्माण सेक्टर की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। ऐसे में जब तक इनकी हालत नहीं सुधरेगी, बैंकों के एनपीए में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। अशिता आनंद, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो आपने देखा किस तरह से एनपीए एक का चिंता का सबब बनता चला जा रहा है, न केवल बैंकिंग सेक्टर के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए एज अ होल। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं 2 खास पर्सनालिटीज। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके जैन, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं के मिश्रा, जो सीनियर मैनेजर हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का नक्षत्र न्यूज में। आपसे शुरुआत करते हैं जैन जी। आर्थिक मामलों के आप जानकार हैं, बड़ी बारीकी से आपने इन चीजों को देखा है। जिस तरह से मूडीज ने चेतावनी दी है कि अगर एनपीए को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी सॉवरेन साख पर असर पड़ सकता है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है देश के लिए? देखिए, इसके पहले मूलभूत पहले हम लोग समझ लें कि एनपीए होता क्यों है। बिल्कुल जरूर। ये एनपीए के कई कारण हैं, जिसमें बैंक के इंटरनल कारण है कि मेन पावर जो है वहाँ के, वो क्वालिटी ऑफ लेंडिंग को नहीं समझते हैं। क्वालिटी ऑफ लेंडिंग नहीं समझने का कारण क्या है कि माने पुअर क्वालिटी ऑफ लेंडिंग होती है। उसका कारण है कि जो मेन पावर है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। दूसरा, मेन पावर का जो रिक्रूटमेंट होता है वो स्टैंडर्ड से बिलो होता है।
प्रमोशन जो होता है हायर लेवल में लोग इधर उधर से करप्शन के द्वारा वहां ऊपर पहुंच जाते हैं। देन तीसरा होता है टारगेट लेंडिंग। टारगेट लेंडिंग के कारण उन्हें प्रेशर में कंप्रोमाइज करना पड़ता है क्वालिटी के साथ। चौथा होता है बॉस के प्रेशर में फाइनेंसिंग करना। बॉस के प्रेशर पर फाइनेंसिंग करने से भी क्वालिटी कंप्रोमाइज होता है। देन मिनिस्टरियल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री हैज रीच्ड ए हाई लेवल। मैं आपको बता दूं 1980 में 80s में जनार्दन पुजारी डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तब से उन्होंने लोन मेला का कल्चर जारी किया जो आज तक जारी है, जबकि रिजर्व बैंक ने कई बार इसमें गाइडलाइन जारी की है प्रोहिबिटिंग लोन मेला। लोन मेला में क्या होता है, एक साथ आपको एक टारगेट दे दिया जाता है कि 1000 आदमी को एक ब्रांच को बांटना है लोन। उसमें क्वालिटी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, लोन धड़ल्ले से बांट दिया जाता है। एंड उसके बाद जब अकाउंट खराब होने लगा 80 के बाद 90 तक लोन अकाउंट इतने खराब हो गए, देन हमारे देवीलाल और वीपी सिंह जैसे पॉलिटिशियन आए, उन्होंने लोन वेवर कल्चर का जन्म दिया और तब से आज लोन वेवर कल्चर एक पॉलिटिकल टूल हो गया है टू गो इन द वोट बैंक। इस पॉलिटिक्स के कारण भी लोन का क्वालिटी बहुत पुअर हुआ है और आज जो बेड डेप्ट का बर्डन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आदमी जब लोन लेने जाता है एक मिनट में बता दूं, कागजात मांगे जाते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं जैन जी, तो वो क्या है बताओ। तो तीसरा कारण क्या है, लीगल सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। लीगल सेटअप हमारा इतना कमजोर है कि हमारे कोई भी केस 10 साल 20 साल 30 साल तक डिस्पोजल नहीं होते हैं। सर्टिफिकेट केसेस आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 30 साल से पेंडिंग है। देन डीआरटी की स्थापना हुई 1993 में, जो इनका लक्ष्य था कि 6 महीने के अंतर्गत 10 लाख से ऊपर के लोन को डिसीजन लेना है और उससे वसूली करना है जी। जो 6 महीना की जगह 6 साल में नहीं होता है। देन सरफेसी एक्ट 2002 में आया, उसके तहत ये प्रावधान था कि 25% जमा होना है, उनकी जमीन को कुर्की जब्ती करना है। अब इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव माने इतने हर्डल्स हैं कि वो डिस्पोजल भी नहीं हो पाता है। उसके अलावा आप अदर देन एक्सटेन्युअस फैक्टर्स हैं, जैसे कहते हैं आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल भी बेड डेप्ट करने में बहुत बड़ा रोल है। जितने भी फाइनेंशियल कंपनी को बैंक फाइनेंस करती है उसके फैब्रिकेटेड फाइनेंस शीट कौन बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जितने भी आपको मैनिपुलेशन काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर बैंक में कोई अकाउंट स्टैंडर्ड है, बेड डेप्ट है, उसको भी स्टैंडर्ड कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो बेड डेप्ट को एक्यूमुलेशन में 30 साल के अंदर अदा किया है। उसके अलावा आप देखिए वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम लोग मॉर्गेज प्रॉपर्टी करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी को लेते हैं, उसका इन्फ्लेटेड वैल्यू रहता है। जो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू 2 लाख भी नहीं है उसे हम 20 लाख वैल्यू कर देते हैं। उसके कारण बैंक को बाद में झटका लगता है, फेक डीड बनता है गवर्नमेंट ऑफिस से। तो in this way we can say there are several reasons which are contributing in creation of bad debts in the banking industry. चलिए मिश्रा जी आप बताइए कि लगातार इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कितना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है? ये थ्रेट्स आ गया है बैंक के एग्जिस्टेंस के लिए ओवरऑल। अगर बैंक अगर डूबती है तो हमारे देश की इकोनॉमी डूबेगी और इकोनॉमी डूबेगी तो जो सॉवरेन पे है कि उस पर खतरा है। जैसा कि आपका प्रोग्राम में था कि मूडी ने कहा हुआ है कि इनकी रेटिंग जो है नवंबर में मूडी ने हमारी रेटिंग जो है सो निगेटिव से स्टेबल किया था जी नवंबर 2015 में, और 16-17 का इनका फोरकास्ट ये है कि ये फिर निगेटिव हो सकती है। और रीजन उसका यही है कि बैंक में एनपीए का बढ़ना। 2014 में जो एनपीए बढ़ रहा था वो नेट टू नेट था, जो हमारी एवरेज ग्रोथ बिजनेस की थी। जैसे अगर डिपॉजिट और एडवांस अगर 20% 25% में ग्रो कर रहे थे तो एनपीए भी जो है 18-20 के रेंज में ग्रो कर रहे थे। जो पिछले साल मैं एक आंकड़ा देता हूँ, 2014 में जो हमारा एनपीए था, नेट एनपीए की बात कर रहा हूं, जो 1,71,000 करोड़ था, वो मार्च 15 में 2,67,000 करोड़ हो गया। अभी जो प्रिडिक्शन है, जो अभी बैलेंस शीट सबकी जब फाइनलाइज हो जाएगी, जब एक आ जाएगी रिपोर्ट सबकी कंसोलिडेटेड, तो मे भी ये 3 लाख करोड़ हो जाए। तो जो हमारा ट्रेंड है बढ़ने का वो 30% ग्रोथ देगा, जबकि हमारी जो बिजनेस ग्रोथ है एवरेज अभी जो दिसंबर तक का मेरे पास फिगर है वो 11 और 12% के अराउंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं 11 से 12% में और बैड एसेट मेरा अगर 30% को क्रॉस करेगा तो वो हमारी प्रॉफिट को खाएगा। जब प्रॉफिट डिप होगी तो उसका जो है कैपिटल को वो ले जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लिमिट तक कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसकी भी रेस्ट्रिक्शन है। मूडी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि जो बजटेड कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था बजट में कि बैंकों को रिवाइवल के लिए मैंने इतना कैपिटल देना है, it may also be likely to be increased depending on the profitability of other banks. तो अब जैसे मेरा बैंक है, मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता हूं और थ्रू आउट जो है 1980 से अभी तक ये प्रॉफिट में ही रही है। लेकिन हमारे लिए भी जो है सो इस बार प्रॉफिट में आना एक जो है सो चुनौती है।
जी। जितने 27 बैंक्स हैं सबकी प्रॉफिट जो है डिप हुई है। ऑलमोस्ट 50% बैंक ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि इस बार लॉस भी फिगर दें। तो एनपीए के बढ़ने के, जैसा जैन साहब कह रहे थे, जो रीजन की बातों से मैं सहमत हूं, 3 कारण है इसके मूलतः। इंटरनल है, एक्सटर्नल है और पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल क्या है कि बियॉन्ड द कंट्रोल है, हमारे बैंकर्स के कंट्रोल में नहीं होता, वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आप अगर एनालाइज करोगे एनपीए का फिगर को, वर्कआउट करोगे, विजय माल्या एक्सेप्शन है उसको छोड़ दीजिए, तो जो हमारा ग्रॉस एनपीए जो है ना, सो आयरन एंड स्टील सेक्टर में कुछ ज्यादा है। और आयरन और स्टील सेक्टर में जो ये आया है, टाटा जैसी इंडस्ट्री की भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा डिप हो गई। रीजन ये है कि जो अदर चाइनीज मार्केट ओपन हो गया, विदेशों से जो आ रहे हैं उसकी जो प्राइस है इतनी कम है कि उस प्राइस पे हमारा प्रोडक्शन भी नहीं होता, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है। तो जो हमारी छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने हमसे लोन लिया है, कर्जा लिया है, उनकी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है। तो एक रीजन ये है, सारे विलफुल नहीं है, एक जेन्युइन रीजन भी है कि एनपीए बढ़ा है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा और तभी वो जाकर के उससे बाहर निकलेंगे। एक है जो मैं इंटरनल फैक्टर की बात कर रहा था, जैसे हमारे पैनल लिस्ट में कहा कि इंटरनल डिसीजन जो है, इंटरनल क्या है कि हमारा इस बैंक में क्या हुआ कि ये नेग्लेक्टेड सेक्टर था। रिकवरी क्या है कि हमेशा एक नेग्लेक्टेड सेक्टर था। इसका रीजन ये था कि हम ग्रोथ जो है सो कांस्टेंट ले रहे थे, प्रॉफिट सभी बैंकों की आ रही थी, तो बैंक्स मैनेजमेंट का ध्यान उस ओर में गया कि हमारे जो एनपीए के एसेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। बिजनेस ग्रो कर रहा था तो ये हाइड हो जा रहा था। अब जो ये आया है, ओपन अप हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा रिकवरी के पीछे भागने लगे, अपने स्टाफ को सेंसिटाइज कर रहे हैं। इंटर्न्स हम क्या कर रहे हैं कि पब्लिक का भी माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। सिचुएशन और भी गंभीर हो जाएगी कि अभी भी बहुत से बैंकों में जो 90 दिन की तो क्लासिफिकेशन है कि 90 डेज तक अगर इनकम अर्न नहीं हुआ तो दैट विल डिक्लेयर एज एनपीए। बट क्या है कि रियल टाइम बेसिस पे अभी भी बैंकों में नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया कि आखिर एनपीए लगातार बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि चिंता का सबब भी है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे लेकर काफी संजीदा है। उनका क्या कहना है, उन्हें सुन लेते हैं। उन सब ने अलग अलग कंपनीज और व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी की, अटैचमेंट की, जो जो कार्रवाई हो सकती है, और मेरे पास इस वक्त 22 केसों की सूची है जो कि देश भर के अंदर उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं। उन्होंने भी कुछ केसेस फाइल किए हैं। उसके अलावा उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है वो लोग रिकवर करेंगे। चलिए, सरकार भी बेहद संजीदा है कि जो जो एक एक पैसा रिकवर करना है उसे रिकवर जल्द से जल्द करना है। फिलहाल कब तक रिकवर होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि किस तरह से पतंजलि ने मुनाफे का रिकॉर्ड कायम किया।